साउंड बाइट इंडिया में सभी का स्वागत है। देखिए, जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में खोज और एस्ट्रोनॉट्स ही आते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर अंतरिक्ष हमारी अगली औद्योगिक क्रांति का केंद्र बन जाए? तो आज हम खोज के इस मोर्चे से थोड़ा आगे बढ़कर अंतरिक्ष को एक नए औद्योगिक ठिकाने के तौर पर देखेंगे। एक नई औद्योगिक क्रांति हमारे सिर के ठीक ऊपर लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर शक्ल ले रही है। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो सिर्फ एक रिसर्च लैब नहीं है। समझिए, ये भविष्य की उन फैक्ट्रियों का एक प्रोटोटाइप है जो ऐसी चीजें बना रही हैं जिन्हें पृथ्वी पर बनाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए, इस पहले हिस्से में हम उस बुनियादी बदलाव को समझते हैं जिसने लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में बदल दिया है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। लॉन्च की लागत में जबरदस्त कमी हुई और साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने कमाल कर दिया। नतीजा 2010 और 2020 के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च की संख्या सरकारी लॉन्च से कहीं कहीं आगे निकल गई और बस इसने अंतरिक्ष में कमर्शियल एक्टिविटीज के एक नए दौर का दरवाजा ही खोल दिया। तो चलिए अब जरा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के वाह फैक्टर पर आते हैं। आखिर इस माइक्रोग्रेविटी के माहौल में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना कीमती बना देता है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि माइक्रोग्रेविटी मतलब भारहीनता की स्थिति। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर तैरती हैं। स्पेस में ये रुकावट खत्म हो जाती है, जिससे हम लगभग परफेक्ट चीजें बना सकते हैं जहां हर अणु ठीक अपनी सही जगह पर हो। और इसका नतीजा वाकई हैरान कर देने वाला है। बाईं तरफ पृथ्वी पर बने क्रिस्टल्स हैं और दाईं तरफ स्पेस में बने हुए। ये सिर्फ दिखने में बेहतर नहीं है। कैंसर की दवा कीट्रूडा के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने ये साबित किया कि स्पेस में बने ये यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स दवाओं को ज्यादा असरदार और स्टेबल बनाते हैं। मतलब इलाज और भी बेहतर हो सकता है। और ये बात सिर्फ छोटी-मोटी चीजों तक ही सीमित नहीं है। ISS पर एक ही बार में 11.9 किलोमीटर लंबा अल्ट्रा प्योर ZBLN ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया। ये तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा लंबा है। पृथ्वी पर इस क्वालिटी का फाइबर बनाना नामुमकिन है। ये अगली पीढ़ी के कम्युनिकेशन और लेजर टेक्नोलॉजी के लिए एक पूरा गेम चेंजर साबित होगा। ये टेक्नोलॉजी सीधे सीधे इंसानी सेहत में क्रांति ला रही है। अंतरिक्ष में बने आर्टिफिशियल रेटिना अब जानवरों पर ट्रायल के लिए तैयार हैं। ये बायो इंजीनियरिंग रिसर्च का एक सीधा नतीजा है और उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। और इसका दायरा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये ऑर्बिटल फैक्ट्री कैंसर की दवाओं से लेकर बिना किसी खराबी वाले सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड अलॉयज और यहाँ तक कि 3D प्रिंटेड टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने में भी क्रांति ला रही है। लेकिन सवाल ये है कि अंतरिक्ष में हो रही इन सब एक्टिविटीज का पृथ्वी पर क्या असर होता है? तो जवाब है एक बहुत बड़ा आर्थिक उछाल। ये जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इनसे 69,000 से ज्यादा हाई क्वालिटी नौकरियां पैदा होती हैं। और ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स या रॉकेट साइंटिस्ट्स की जॉब्स नहीं हैं, बल्कि इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स और न जाने कितने सहायक उद्योगों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। ये पूरी आर्थिक गतिविधि कुल मिलाकर $14 बिलियन से ज्यादा का इकोनॉमिक आउटपुट देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अंतरिक्ष में किया गया हर एक निवेश पृथ्वी पर अर्थव्यवस्था में कई गुना होकर वापस लौटता है, जिससे समृद्धि बढ़ती है। और इसका सीधा फायदा जनता को भी मिलता है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्स रेवेन्यू में करीब करीब $15.5 बिलियन का योगदान होता है, जो हमारी पब्लिक सर्विसेज को फंड करने में मदद करता है। लेकिन ये मामला सिर्फ विज्ञान और अर्थव्यवस्था का नहीं है। ये एक ग्लोबल रेस है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य में लीडरशिप की दौड़ है। ये डेटा इस कंपटीशन की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। 2023 में अमेरिका ने 114 लॉन्च किए। उसके बाद चीन 67 और रूस 19 के साथ थे। ये दौड़ LOE तक पहुंचने और उसका इस्तेमाल करने की है। और खिलाड़ी कौन है, ये बिल्कुल साफ है। ये बात इस दौड़ के ऊंचे दांवों को पूरी तरह से बयां करती है। भविष्य में टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल लीडरशिप उसी के पास होगी जो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग की कला में महारत हासिल करेगा। ये एक ऐसी बढ़त है जिसे कोई भी देश खोना नहीं चाहेगा। तो अब भविष्य को देखते हुए
इस ज़रूरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं? ये जो विकास का सफ़र है, वाकई शानदार रहा है। साल 2000 में आईएसएस की स्थापना से लेकर आज तक, जब हम 2025 और उसके बाद कमर्शियल स्पेस स्टेशनों के एक पूरे इकोसिस्टम की उम्मीद कर रहे हैं, हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। और भविष्य तो पहले से ही बन रहा है। ये सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टार लैब जैसी अगली पीढ़ी के ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म्स जो खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए बनाए जा रहे हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा एक्टिवली डेवलप किए जा रहे हैं। यही आईएसएस के बाद ऑर्बिटल मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य होंगे। जाहिर है, इन फैक्ट्रियों तक पहुंचने और वहां से सामान वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो होगी ही। ड्रीम चेज़र और स्टारशिप जैसे नए रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले वाहन इस पूरे आर्थिक विजन को हकीकत बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये लागत कम करते हैं और पहुंच बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर अंतिम निष्कर्ष ये है, हमारा मुख्य रणनीतिक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हमें एलईओ में अपनी मौजूदगी न केवल बनाए रखनी है, बल्कि उसे बढ़ाना भी है। ये हमारी लॉन्ग टर्म तरक्की और सुरक्षा के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। पीछे हटना तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो अंत में ये सब कुछ इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। ऑर्बिटल इकोनॉमी अब एक हकीकत है। एक नई औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये होगा, बल्कि ये है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और टेक्नोलॉजी और बिजनेस के भविष्य पर ऐसी ही और जानकारी के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।